वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए शुरू करते हैं आपके मेज़बान यानी खलील फरहाद के साथ वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, फ़लस्तीनियों के घर खाली कराकर वहां यहूदियों को बसाने के लिए नई बस्तियों की तामीर जारी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के मंसूबों का बन गया मरकज़। इसराइल ने हमास के सामने टेके घुटने, कैदियों की रिहाई के लिए रखी नई यहूदी बस्तियों की तामीर की शर्त। इसराइल के साथ हमास की डील कराने के लिए मिस्री वफद ने किया गजा का दौरा। मरहूम मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता पलटकर इख्तिदार में आया अल-सीसी का इख्वानुल मुस्लिमून के सरकर्दा कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। अब इख्वान के कायम मुकाम मुर्शिद आम महमूद इज्जत को सुनाई उम्र कैद की सजा। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन पर कहा, हालात ब्रिटेन जितने खराब ना हो इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मजीद डेटा की जरूरत पर दिया जोर। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान सीएम अरविंद केजरीवाल ने रियासत के शहरियों से कहा, ना घबराएं, हमने कर ली है पूरी तैयारी। ओमिक्रॉन वायरस कम शिद्दत वाला वेरिएंट, अमवात नहीं होती हैं ज्यादा। और एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को लेटर लिखकर वोटर आईडी कार्ड से आधार को जोड़ने के बिल पर जताया एतराज। कहा, यह बिल आम शहरियों की सलामती और प्राइवेसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी है खिलाफ वर्जी। और अब पेश है खबरों की तफसील। फ़लस्तीनियों की एक सरकारी रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस क़ाबिज़ ताकत के आबादकारी के मंसूबों का मरकज़ बन गया है। ताहम इसका ये मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी की सरगर्मियों में कमी आई है। फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल ऑफिस फॉर डिफेंस ऑफ लैंड एंड रेजिस्टिंग सेटलमेंट्स की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि क़ाबिज़ दुश्मन की तरफ से फ़लस्तीनी कौम के नज़्बुलैन को मिटाने की एक सोची समझी पॉलिसी के मुताबिक आबादकारी का अमल आगे बढ़ रहा है, जिसका मकसद फ़लस्तीन में तनाज़े के सियासी हल तक पहुँचने के इम्कानात को ख़त्म करना है। उन्होंने मजीद कहा कि क़ाबिज़ हुक्काम इसराइली वज़ारत इंसाफ में नाम नहाद प्रॉपर्टी गार्ड यूनिट के जरिए मकबूजा शहर में नई बस्तियों की तामीर के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि क़ाबिज़ हुक्काम शेख जराह के पड़ोस में एक बाबुल उमूद के करीब, बैत सफ़ा के करीब 2 बस्तियां और बैत हनीना और सूर बाहर में 2 बस्तियां कायम करने का मंसूबा बना रहे हैं। मिस्र के एक सिक्योरिटी वफ्द ने इसराइली हुकाम से मुलाकात की, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि काहिरा के वफ्द को इसराइल की जानिब से कैदियों के मामले में और गजा की तामीर नौ से मुताल्लिक़ एक पेपर मौसूल हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली कैदियों के मुआहदे को तामीर नौ से मुंसलिक करने पर कायम है और हमास के मुतालबात पर तहफ़्फ़ुज़ात इसराइल रखता है। इसके अलावा मिस्र का एक वफ्द काहिरा की तरफ से शुरू किए गए जंगबंदी और गजा की तामीर नौ के दूसरे मरहले पर बातचीत के लिए गजा की पट्टी पहुंचा। वफ्द मिस्री कंपनियों के मंसूबों की पेशरफ्त का मुआयना करेगा। कल इतवार को मिस्र में सुप्रीम स्टेट सिक्योरिटी क्रिमिनल कोर्ट ने इख्वानुल मुस्लिमून के कायम मुकाम मुर्शिद आम महमूद इज्जत को गैर मुल्की तंजीमों के साथ ताउन करने का जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुल्क के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए ईरानी पासदारानी इनकलाब से करीबी ताल्लुक़ रखने वाली गैर मुल्की तंजीमों यानी हमास और लिबनानी हिज़्बुल्लाह के लिए जासूसी के जराइम के सबूत मिलने के बाद महमूद इज्जत को सजा सुनाई है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने महमूद इज्जत पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अहम दिफाई राज दूसरे मुल्क को दिए, मिस्र के मफाद के खिलाफ काम करने वाले ग्रुपों के साथ ताउन किया, दहशतगर्दी के लिए फंडिंग की, गजा के इलाके में फ़ौजी तरबियत हासिल करने वालों की सरपरस्ती और मदद की ताकि उनके ताउन से इख्वानुल मुस्लिमून की बैनुल-अक़वामी तंजीम को मजबूत बनाया जाए और मिस्र की सलामती, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाया जा सके।
अफगानिस्तान में बरसर इख्तिदार तालिबान की हुकूमत की वजारत खजाना ने 2 दहाइयों बाद कौमी बजट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जो बगैर बैरूनी इमदाद के तैयार कर लिया गया है। खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि कौमी बजट का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और ये बगैर बैरूनी इमदाद के तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट की तैयारी पर दुनिया ने हैरत का इजहार किया है। अफगानिस्तान को माशी बहरान का सामना है और बदतरीन बहरान के खदशात का इजहार भी किया जा चुका है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़रूरी अशिया की कमी से खबरदार किया है। अफगानिस्तान की वजारत खजाना के तर्जुमान अहमद वली ने ड्राफ्ट की तफसीलात तो नहीं बताई, ताहम ये बजट दिसंबर 2022 तक होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट जारी होने से पहले मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुशोगलू ने कहा है कि अफगानिस्तान की 60% आबादी फाका कशी का शिकार है, इसलिए तंजीम आलमी इमदाद की फौरी फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे। इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ा वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब के दौरान तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान में 23 मिलियन यानी 23 मिलियन अफराद फाका कशी का शिकार हैं, जो कि मजमूई आबादी का 60% है। इस्लामी ताउन तंजीम इस सिलसिले में आलमी इमदाद की हंगामी बुनियादों पर फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे, जबकि अफगान मईशत की तबाहली को रोकना भी ज़रूरी है, जो कि मुसलसल पाबंदियों का शिकार है। उन्होंने कहा कि अगर माली वसाइल की आवाम को फराहमी मुंतकिल ना की गई तो ये वादों से इन्हराफ होगा। माली वसाइल से मुतल्लिक़ा ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद करते हुए बैंकों को फ़ंड की सप्लाई की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। सूडान में 25 अक्टूबर की फौजी बगावत के खिलाफ दारुल हुकूमत खर्तूम में हज़ारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया है और सदारती महल की तरफ मार्च किया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले फेंके हैं। 21 नवंबर को वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक की फ़ौज के साथ एक मुआहदे के तहत बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई के बावजूद फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। इतवार को मुजाहिरीन पहले दारुल हुकूमत में सदारती महल से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर जमा हुए थे और वो नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि अब उनके लिए पीछे हटना नामुमकिन है। वो मुल्क में जल्द एक सियासी हुकूमत के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इसके बाद मुजाहिरीन सदारती महल की तरफ रवाना हो गए थे। वो अश्क आवर गैस के गोलों और शोर पैदा करने वाले दस्ती बमों के फटने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। मुजाहिरीन फौजी बगावत के खिलाफ गुज़िश्ता 9 मुजाहरों के बाद पहली मरतबा सदारती महल के दरवाज़ों पर पहुँचने में कामयाब हुए हैं। फौरी तौर पर ज़ख्मियों या गिरफ्तारियों की कोई इत्तला नहीं है। مواكب ومبدة الآن في شارع العرضة. फिलिपाइन में आए तबाहकुन राय साइक्लोन की तबाहकारियां अभी तक सामने आ रही हैं। शुरुआत में इस साइक्लोन से हलाकतों की तादाद 100 बताई गई थी, ताहम 48 घंटे गुजरने के बाद राय साइक्लोन की तबाही की दास्तान धीरे धीरे सामने आ रही है। इस साइक्लोन से हलाकतों की तादाद बढ़कर 208 हो गई है और 50 से ज़्यादा अफराद अब भी लापता हैं। द मनीला बुलेटिन ने फिलिपाइन की नेशनल पुलिस PNP के तर्जुमान कर्नल रॉड्रिक अगस्टस अल्बा के हवाले से बताया कि सेंट्रल विसायस के इलाके में सबसे ज़्यादा 129 हलाकतें हुई। द मनीला बुलेटिन ने पीर को बताया है कि तूफान के नतीजे में अमवात की तादाद 208 हो गई है। 239 अफराद जख्मी हैं, जबकि कम अज़ कम 52 अफराद लापता है। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने अपनी मीटिंग में एक मरतबा फिर कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC के जनरल सेक्रेटरी हसैन इब्राहिम तहा के साथ एक मीटिंग में कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत की है। अपनी बातचीत के दौरान दोनों ने कश्मीरी लोगों के फैसले और हुकूक की हुसूलियाबी का और उनकी जद्दोजहद का जिक्र करते हुए उनकी हिमायत जारी रखने की बात कही है। OIC के 17वें खुसूसी मीटिंग पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इतवार को मुनक्कद हुई थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब की जानिब से मुनक्कद की गई इस मीटिंग में OIC के 57 रुकन
ममालिक में से 20 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने हिस्सा लिया। OIC की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि दोनों फरीक़ों ने जम्मू व कश्मीर मसले के वाक़यात और कश्मीरी लोगों को उनके क़ानूनी हुकूक़ हासिल करने की लिए जारी जद्दोजहद में मदद देने के OIC की कोशिशों पर बातचीत की। साथ ही कश्मीरियों के हुकूक़ पर भी बातचीत की गई। इतना ही नहीं, इस्लामोफोबिया को लेकर भी दोनों के दरमियान बातचीत हुई है। प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि दोनों फरीक़ों ने दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए OIC और पाकिस्तान की कोशिशों का जायज़ा लिया। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए शुरू करते हैं आपके मेज़बान यानी खलील फरहाद के साथ वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, फ़लस्तीनियों के घर खाली कराकर वहां यहूदियों को बसाने के लिए नई बस्तियों की तामीर जारी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के मंसूबों का बन गया मरकज़। इसराइल ने हमास के सामने टेके घुटने, कैदियों की रिहाई के लिए रखी नई यहूदी बस्तियों की तामीर की शर्त। इसराइल के साथ हमास की डील कराने के लिए मिस्री वफद ने किया गजा का दौरा। मरहूम मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता पलटकर इख्तिदार में आया अल-सीसी का इख्वानुल मुस्लिमून के सरकर्दा कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। अब इख्वान के कायम मुकाम मुर्शिद आम महमूद इज्जत को सुनाई उम्र कैद की सज़ा। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन पर कहा, हालात ब्रिटेन जितने खराब ना हो इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मजीद डेटा की जरूरत पर दिया जोर। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान सीएम अरविंद केजरीवाल ने रियासत के शहरियों से कहा, ना घबराएं, हमने कर ली है पूरी तैयारी। ओमिक्रॉन वायरस कम शिद्दत वाला वेरिएंट, अमवात नहीं होती हैं ज्यादा। और MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को लेटर लिखकर वोटर ID कार्ड से आधार को जोड़ने के बिल पर जताया एतराज। कहा, यह बिल आम शहरियों की सलामती और प्राइवेसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी है खिलाफ वर्जी। और अब पेश है खबरों की तफसील। फ़लस्तीनियों की एक सरकारी रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस क़ाबिज़ ताकत के आबादकारी के मंसूबों का मरकज़ बन गया है। ताहम इसका ये मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी की सरगर्मियों में कमी आई है। फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल ऑफिस फॉर डिफेंस ऑफ लैंड एंड रेजिस्टिंग सेटलमेंट्स की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि क़ाबिज़ दुश्मन की तरफ से फ़लस्तीनी कौम के नज़्बुलैन को मिटाने की एक सोची समझी पॉलिसी के मुताबिक आबादकारी का अमल आगे बढ़ रहा है, जिसका मकसद फ़लस्तीन में तनाज़े के सियासी हल तक पहुँचने के इम्कानात को ख़त्म करना है। उन्होंने मजीद कहा कि क़ाबिज़ हुक्काम इसराइली वज़ारत इंसाफ में नाम नहाद प्रॉपर्टी गार्ड यूनिट के जरिए मकबूजा शहर में नई बस्तियों की तामीर के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि क़ाबिज़ हुक्काम शेख जराह के पड़ोस में एक बाबुल उमूद के करीब, बैत सफ़ा के करीब 2 बस्तियाँ और बैत हनीना और सूर बाहर में 2 बस्तियाँ कायम करने का मंसूबा बना रहे हैं। मिस्र के एक सिक्योरिटी वफ्द ने इसराइली हुकाम से मुलाकात की, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि काहिरा के वफ्द को इसराइल की जानिब से कैदियों के मामले में और गजा की तामीर नौ से मुताल्लिक़ एक पेपर मौसूल हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली कैदियों के मुआहदे को तामीर नौ से मुंसलिक करने पर कायम है और हमास के मुतालबात पर तहफ़्फ़ुज़ात इसराइल रखता है। इसके अलावा मिस्र का एक वफ्द काहिरा की तरफ से शुरू किए गए जंगबंदी और गजा की तामीर नौ के दूसरे मरहले पर
बातचीत के लिए गजा की पट्टी पहुंचा। वफ्द मिस्री कंपनियों के मंसूबों की पेशरफ्त का मुआयना करेगा। कल इतवार को मिस्र में सुप्रीम स्टेट सिक्योरिटी क्रिमिनल कोर्ट ने इख्वानुल मुस्लिमीन के कायम मुकाम मुर्शिद आम महमूद इज्जत को गैर मुल्की तंजीमों के साथ ताउन करने का जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुल्क के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए ईरानी पासदाराने इनकलाब से करीबी ताल्लुक़ रखने वाली गैर मुल्की तंजीमों यानी हमास और लिबनानी हिजबुल्लाह के लिए जासूसी के जराइम के सबूत मिलने के बाद महमूद इज्जत को सजा सुनाई है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने महमूद इज्जत पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अहम दिफाई राज दूसरे मुल्क को दिए, मिस्र के मफाद के खिलाफ काम करने वाले ग्रुपों के साथ ताउन किया, दहशतगर्दी के लिए फंडिंग की, गजा के इलाके में फौजी तरबियत हासिल करने वालों की सरपरस्ती और मदद की ताकि उनके ताउन से इख्वानुल मुस्लिमीन की बैनुल अक़वामी तंजीम को मजबूत बनाया जाए और मिस्र की सलामती, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाया जा सके। अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान की हुकूमत की वज़ारत ख़ज़ाना ने 2 दहाइयों बाद कौमी बजट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जो बग़ैर बैरूनी इमदाद के तैयार कर लिया गया है। खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि कौमी बजट का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और ये बग़ैर बैरूनी इमदाद के तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट की तैयारी पर दुनिया ने हैरत का इजहार किया है। अफगानिस्तान को माशी बहरान का सामना है और बदतरीन बहरान के खदशात का इजहार भी किया जा चुका है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़रूरी अशिया की कमी से खबरदार किया है। अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान अहमद वली ने ड्राफ्ट की तफसीलात तो नहीं बताई, ताहम ये बजट दिसंबर 2022 तक होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट जारी होने से पहले मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुशोगलू ने कहा है कि अफगानिस्तान की 60% आबादी फाका कशी का शिकार है, इसलिए तंजीम आलमी इमदाद की फौरी फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे। इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ा वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब के दौरान तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान में 23 मिलियन यानी 23 मिलियन अफराद फाका कशी का शिकार हैं, जो कि मजमूई आबादी का 60% है। इस्लामी ताउन तंजीम इस सिलसिले में आलमी इमदाद की हंगामी बुनियादों पर फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे, जबकि अफगान मईशत की तबाहली को रोकना भी ज़रूरी है, जो कि मुसलसल पाबंदियों का शिकार है। उन्होंने कहा कि अगर माली वसाइल की आवाम को फराहमी मुंतकिल ना की गई तो ये वादों से इन्हराफ होगा। माली वसाइल से मुतल्लिक़ा ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद करते हुए बैंकों को फ़ंड की सप्लाई की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। सूडान में 25 अक्टूबर की फौजी बगावत के खिलाफ दारुल हुकूमत खर्तूम में हज़ारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया है और सदारती महल की तरफ मार्च किया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले फेंके हैं। 21 नवंबर को वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक की फ़ौज के साथ एक मुआहदे के तहत बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई के बावजूद फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। इतवार को मुजाहिरीन पहले दारुल हुकूमत में सदारती महल से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर जमा हुए थे और वो नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि अब उनके लिए पीछे हटना नामुमकिन है। वो मुल्क में जल्द एक सियासी हुकूमत के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इसके बाद मुजाहिरीन सदारती महल की तरफ रवाना हो गए थे। वो अश्क आवर गैस के गोलों और शोर पैदा करने वाले दस्ती बमों के फटने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। मुजाहिरीन फौजी बगावत के खिलाफ गुज़िश्ता 9 मुजाहरों के बाद पहली मरतबा सदारती महल के दरवाज़ों पर पहुँचने में कामयाब हुए हैं। फौरी तौर पर ज़ख्मियों या गिरफ्तारियों की कोई इत्तला नहीं है। الأحد 19 ديسمبر مواكب ومبدة الآن في شارع العرضة.
फिलिपाइन में आए तबाहकुन राय साइक्लोन की तबाहकारियां अभी तक सामने आ रही हैं। शुरुआत में इस साइक्लोन से हलाकतों की तादाद 100 बताई गई थी, ताहम 48 घंटे गुजरने के बाद राय साइक्लोन की तबाही की दास्तान धीरे धीरे सामने आ रही है। इस साइक्लोन से हलाकतों की तादाद बढ़कर 208 हो गई है और 50 से ज़्यादा अफराद अब भी लापता हैं। द मनीला बुलेटिन ने फिलिपाइन की नेशनल पुलिस PNP के तर्जुमान कर्नल रॉड्रिक अगस्टस अल्बा के हवाले से बताया कि सेंट्रल विसायस के इलाके में सबसे ज़्यादा 129 हलाकतें हुई। द मनीला बुलेटिन ने पीर को बताया है कि तूफान के नतीजे में अमवात की तादाद 208 हो गई है, 239 अफराद जख्मी हैं, जबकि कम अज़ कम 52 अफराद लापता है। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने अपनी मीटिंग में एक मरतबा फिर कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC के जनरल सेक्रेटरी हसैन इब्राहिम तहा के साथ एक मीटिंग में कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत की है। अपनी बातचीत के दौरान दोनों ने कश्मीरी लोगों के फैसले और हुकूक की हुसूलियाबी का और उनकी जद्दोजहद का जिक्र करते हुए उनकी हिमायत जारी रखने की बात कही है। OIC के 17वें खुसूसी मीटिंग पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इतवार को मुनक्कद हुई थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब की जानिब से मुनक्कद की गई इस मीटिंग में OIC के 57 रुकन ममालिक में से 20 मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा ने हिस्सा लिया। OIC की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि दोनों फरीकों ने जम्मू व कश्मीर मसले के वाक़यात और कश्मीरी लोगों को उनके कानूनी हुकूक हासिल करने की लिए जारी जद्दोजहद में मदद देने के OIC की कोशिशों पर बातचीत की। साथ ही कश्मीरियों के हुकूक पर भी बातचीत की गई। इतना ही नहीं, इस्लामोफोबिया को लेकर भी दोनों के दरमियान बातचीत हुई है। प्रेस रिलीज में बताया गया कि दोनों फरीकों ने दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए OIC और पाकिस्तान की कोशिशों का जायजा लिया। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब तक की अहम नेशनल न्यूज़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की जानिब से बार बार ओमिक्रॉन को लेकर तशवीश ना फैलाने और अफरा तफरी ना मचाने की अपीलों के बावजूद TV चैनल्स पर ओमिक्रॉन को लेकर डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। ऐसे माहौल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हिंदुस्तान को तैयारी करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल ब्रिटेन की तरह खराब नहीं होगी। उनके बयानात ऐसे वक्त सामने आए हैं जब ब्रिटेन में अब तक के सबसे ज़्यादा रोज़ाना ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। डॉक्टर गुलेरिया ने ANI को बताया कि हमें तैयारी करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि हालात इतने ख़राब ना हो जितने कि ब्रिटेन में हो चुके हैं। हमें मज़ीद डेटा की ज़रूरत है। जब भी कोरोना और उसके ओमिक्रॉन के केसों में इजाफा होता है, हमें इसकी करीब से निगरानी करने और किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान CM अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया के जरिए दिल्ली के शहरियों से बात की। उन्होंने दिल्ली के शहरियों को ना घबराने और ना ही डरने की दरख्वास्त की। आज ओमिक्रॉन की कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से DDMA की मीटिंग हुई अभी थोड़ी देर पहले LG साहब की अध्यक्षता में, और ओमिक्रॉन का कितना असर हो सकता है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर कई एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया था, उनके साथ चर्चा हुई। तो एक तो एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि ओमिक्रॉन फैलता बहुत तेज़ी से है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। बुखार थोड़ा सा होता है, तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होता है और डेथ्स के भी काफ़ी कम चांसेस हैं।
सबसे पहले मैं दिल्ली के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो जैसा मैंने कहा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बहुत माइल्ड है, लेकिन अगर आपको अस्पतालों की ज़रूरत भी पड़ेगी, दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो दिल्ली सरकार ने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं, अच्छे से इंतज़ाम किए हुए हैं। हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, बेड्स भी मिलेंगे, ऑक्सीजन की भी पूरी हमने व्यवस्था कर ली है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। इसमें हमें ये लगता है, एक्सपर्ट से भी आज हमने डिटेल में चर्चा की, कि शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे। होम आइसोलेशन के प्रोग्राम को, क्योंकि मोस्टली केसेस जो हैं वो घर के अंदर ही ट्रीट होंगे, तो 23 तारीख को मैं दोबारा एक होम आइसोलेशन के पूरे मैनेजमेंट के ऊपर उसको पूरा रिव्यू करने के लिए मैं एक मीटिंग रखूँगा, ताकि होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम जो है वो सुदृढ़ रहे। दूसरा, आज एक इम्पॉर्टेंट निर्णय ये लिया गया कि अभी जितने भी केसेस, कुछ दिन से केसेस बढ़ने लगे हैं, जैसे पहले रोज़ आ रहे थे 15 केसेस, 20 केसेस, लेकिन कल 100 के पार कर गए, 100 से ज़्यादा केसेस आए हैं। ये केसेस कौन से हैं? क्या ये ओमिक्रॉन है या ये पुराने वाला वायरस है, नए वाला वायरस है? अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, कि 100% केसेस को ये टेस्ट करेंगे जो पॉजिटिव केसेस होंगे, कि इसमें इस व्यक्ति में कोरोना है तो ये कौन से वाला कोरोना है, ये डेल्टा वाला कोरोना है कि ओमिक्रॉन वाला कोरोना है। ये आज निर्णय लिया गया। इससे पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर अगर बढ़ रहे हैं केस तो ये कौन सा केस दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने का प्लान बनाया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने एतराज़ जाहिर किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे शहरियों की सिक्योरिटी यानी सलामती और प्राइवेसी से जुड़ा बताया है। हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में लोकसभा में नोटिस देकर नए इलेक्शन लॉ बिल 2021 की मुखालफत की है। बता दें कि ये बिल आज लोकसभा में पेश हो रहा है। इस बिल के मुताबिक वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि इससे 2 वोटर आईडी कार्ड रखने वाले जैसे फर्जी और धोखाधड़ी के वाक़यात नहीं हो पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने लेटर में लिखा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने से कोई नुकसान नहीं है जिसमें शहरियों की सलामती और प्राइवेसी को खतरा है। आगे दावा किया गया है कि इससे हुकूमतों को आवाम को दबाने, वोटिंग के हुकूक से महरूम करने और भेदभाव करने का हक मिल जाएगा। ये भी दावा किया गया है कि इससे सीक्रेट बैलेट, फ्री और फेयर इलेक्शन में रुकावट पैदा होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ बताया है। उन्होंने लिखा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करता है। लिखा यह भी गया है कि ऐसा करना प्राइवेसी के बुनियादी हक को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। शिवाजी महाराज पर बयान देते हुए एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि आरएसएस वालों, तारीख पढ़ लो, तुम मालूम होगा शिवाजी महाराज कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनके फौज के आला ओहदों पर मुसलमान ओहदेदार ही फाइज थे। बनारस गए तो अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने औरंगजेब और शिवाजी का नाम ले लिया। आपने सुना ना कि क्या क्या शिवाजी का नाम लिया? मोदी जी, क्या आप जानते शिवाजी की तारीख को? पूछो इन संघ परिवार के लोगों से, क्या तुम जानते शिवाजी की तारीख को? ये बोलेंगे शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ था। नहीं था शिवाजी दीवाने, शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ नहीं था। शिवाजी, पूछो इन बीजेपी वालों से कि शिवाजी की नेवी का चीफ कौन था, उसकी बहरिया का। शिवाजी के तोप का चीफ कौन था? शिवाजी के साथ आगरा के किला में कौन था? शिवाजी जब आगरा के किला से भाग रहे थे तो कौन मुसलमान जिसका बेटा मुगलों ने उसको किडनैप कर लिया, अपनी जान दे दिया, ये पूरे के पूरे मुसलमान थे शिवाजी के साथ। मगर नरेंद्र मोदी बोलेंगे शिवाजी, नरेंद्र मोदी आप शिवाजी को जाने नहीं। शिवाजी के साथ आपको मालूम है मदारी मेहतर मुसलमान, इब्राहिम खान, दौलत खान, सिद्दी हिलाल, ये पूरे। और शिवाजी को एक सूफी बुजुर्ग से बहुत मोहब्बत थी, उसका नाम याकूब बाबा। मोदी जी, शिवाजी को अगर आप इतना मानते, बताओ आपके अतराफ में कौन मुसलमान है? कौन तुम्हारे अतराफ में मुसलमान है? तुम भारत के वजीर आजम हो।
आप शिवाजी का नाम ले रहे हैं तो बताओ। दिल्ली एनसीआर से लगे गुरुग्राम जिले में खुले मकाम पर हुकूमत की इजाज़त से नमाज अदा करने पर एतराज़ जाहिर करने वाली हिंदुत्ववादी तंजीमों के हौसले मज़ीद बुलंद हो गए हैं। अब इन हिंदुत्ववादी तंजीमों का कहना है कि मुसलमान ही मजहब तब्दील कर ले और हिंदू मंदिरों में पूजा करें। वहीं 32 राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के लोकल जॉइंट कमेटी के सदर महावीर भारद्वाज ने दावा करते हुए शर्ंगेज बयान दिया कि हरियाणा के ज़्यादातर मुसलमानों के आबा व अजदाद हिंदू तबके से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ बड़े लेवल पर एक घर वापसी प्रोग्राम का मंसूबा बना रहे हैं और उन्हें ये मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। भारद्वाज का ये भी कहना था कि हिंदू मजहब कबूल करने वाले मुसलमानों के पास पूजा करने के लिए अपने मंदिर होंगे और नमाज के इस मसले का आखिरकार खात्मा हो जाएगा। असम में कांग्रेस के एमपी अब्दुल खालिक ने दावा किया कि जब भी कोई स्कैम सामने आता है तब बीजेपी लीडर खास तौर पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा इन स्कैम को छुपाने के लिए फिरका वाराना चीज़ों को आगे लाते हैं। जब भी कोई स्कैम सामने आते हैं, भाजपा के कुछ नेता, स्पेशली असम के मुख्यमंत्री, ये स्कैम छुपाने के लिए कम्युनल चीजों के आगे लाता है। असम के मुख्यमंत्री असम के 3 कोटी 30 लाख जनता के मुख्यमंत्री है। संविधान के नाम पर शपथ लिया। जब ये घोटाला प्रकाश हुआ, ये बात सच है, आसाम का ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें नहीं आया, पोर्टल में आया। लेकिन जब ये आया और आसाम के लोगों का अंदर ये चर्चा शुरू हुआ, सारे चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, वो गोरूखुटी को लेकर आया जो दरोंग डिस्ट्रिक्ट में जो अभिक्षण हुआ था। बोला गोरूखुटी में आसाम का लोगों ने 1983 का रिवेंज लिया। एक मुख्यमंत्री जो संविधान के नाम पे शपथ लेते हैं, जो कहते हैं शपथ के टाइम कोई भेदभाव नहीं करेगा और संविधान को रक्षा करेगा, जो मुख्यमंत्री का काम होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर वही मुख्यमंत्री बोलेगा सरकार या जनता कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर रिवेंज लिया, तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ मेंटेन होगा, संविधान कैसे रक्षा होगा। ये सारे चीज हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया था। जो घोटाला हुआ, भूमि घोटाला, इसको छुपाने के लिए। तो मेरा विचार में हिमंत बिस्वा शर्मा इज द चीफ वायोलेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन असम। तो इसीलिए जो हमारे नेतागण जो बताया उसको तुरंत रिजाइन देना चाहिए, घोटाला के लिए भी, और इस संविधान का जो शपथ ले इसको भंग करने के लिए भी उसको तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए या केंद्र उनको बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तर्जुमान गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी की हुकूमत में हो रहे घोटालों का जिक्र किया। ये जय शाह पार्ट 2 है। ये एक नया मॉडल है जिसके तहत साथ सबका मिलता है पर विकास सिर्फ पुत्रों का होता है। और किस तरह पुत्रों का विकास असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसको लेकर हम आज प्रेस वार्ता करने आए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिखाएंगे। एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कागज हम आपको नहीं देंगे। स्टोरी कहाँ से चालू होती है कि सीलिंग सरप्लस लैंड, जो लैंडलेस लोग हैं उनको सरकार देती है एक योजना के तहत। एक लैंडलेस इंस्टीट्यूशंस है उनको सरकार देती है एक योजना के तहत। और उस योजना में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वह लैंड जिसको हस्तांतरित की जा रही है वो 10 साल तक इस लैंड को आगे वापस ट्रांसफर नहीं कर सकता। शुरुआत होती है 2008-9-10 में ये सारी कार्रवाई होती है। जो सीलिंग सरप्लस लैंड लैंडलेस लोगों को दे दी जाती है वो 2 दिन के अंदर, 10 साल की मियाद है, 4 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर किसको ट्रांसफर कर देते हैं? एक कंपनी है उसका नाम है RBS रियल्टर्स। पता नहीं उसका फुल फॉर्म क्या है, पर असम के लोगों का कहना है
कि आरबीएस का फुल फॉर्म हेमंत बिश्व शर्मा जी की जो पत्नी है उनके नाम से मिलता जुलता है, क्योंकि उनका नाम भी रिंकी भूया शर्मा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आरबीएस रियल्टर्स है वो 2009 में उस कंपनी के जो प्रमोटर थे, ये मैं कागज आपके सामने आपको दूंगा भी, ये कागज, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कागज है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आरबीएस रियल्टर्स के जो फाउंडर है वो रिंकी भूया शर्मा है, जो हेमंत बिश्व शर्मा साहब जो आसाम के मुख्यमंत्री है उनकी पत्नी है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मोदी की तरफदार मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाना अपोजिशन की नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये कैसी सरकार है जिसे ऐवान को संभालना तक नहीं आता। उन्होंने मुतालबा किया कि लखीमपुर मामले पर ऐवान में बहस की जाए। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है, तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ आपके सरकार, आपका क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। सरकार का आरोप है कि आज बैठक उन्होंने बुलाई थी, बैठक में विपक्ष के नेता नहीं गए। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दे, सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देगी। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने देंगे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इजराइल की हठधर्मी बरकरार, फलस्तीनियों के घर खाली कराकर वहां यहूदियों को बसाने के लिए नई बस्तियों की तामीर जारी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के मंसूबों का बन गया मरकज। इजराइल ने हमास के सामने टेके घुटने, कैदियों की रिहाई के लिए रखी नई यहूदी बस्तियों की तामीर की शर्त। इजराइल के साथ हमास की डील कराने के लिए मिस्री वफद ने किया गजा का दौरा। मरहूम मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता पलटकर इख्तिदार में आया अल-सीसी का इख्वानुल मुस्लिमून के सरकर्दा कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। अब इख्वान के कायम मुकाम मुर्शिद आम महमूद इज्जत को सुनाई उम्र कैद की सजा। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन पर कहा, हालात ब्रिटेन जितने खराब ना हो इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मजीद डेटा की जरूरत पर दिया जोर। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान सीएम अरविंद केजरीवाल ने रियासत के शहरियों से कहा, ना घबराएं, हमने कर ली है पूरी तैयारी। ओमिक्रॉन वायरस कम शिद्दत वाला वेरिएंट, अमवात नहीं होती हैं ज्यादा। और एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को लेटर लिखकर वोटर आईडी कार्ड से आधार को जोड़ने के बिल पर जताया एतराज। कहा, यह बिल आम शहरियों की सलामती और प्राइवेसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी है खिलाफ वर्जी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीपीएन चैनल।